साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश में एक बार फिर चुनाव का माहौल है। 2024 भी दूर नहीं है और 2023 में भी तमाम राज्यों में चुनाव है। वर्तमान में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रक्रिया चल रही है और इसी के चलते बयानबाजी भी तेज है। जो ताजा मसला है वही आज हमारी बातचीत के केंद्र में है। हमारा विषय आज हक का वादा या सियासी इरादा। बातचीत के केंद्र में है जनगणना, वो भी जाति पर आधारित। इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और पिछले 15-20 साल से मुखर होकर राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार जातिगत आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं। देश में जनगणना के इतिहास के संदर्भ में अगर हम दृष्टि डालते हैं तो अंग्रेजों के शासनकाल में 1872 से लेकर 1931 तक जाति आधारित जनगणना हुई। किन अंग्रेजों के शासनकाल में? उन अंग्रेजों के शासनकाल में जिनके संदर्भ में हमने इतिहास की किताबों के माध्यम से ये जाना कि उन्होंने इस देश पर हुकूमत करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था और फूट डालने के लिए अलग अलग किस्म के फार्मूलों को इजाद किया था। उनमें से जातिगत आधारित जनगणना भी एक फार्मूला था जिसके माध्यम से देश को और समाज को यह बताने की कोशिश की कि आप एक नहीं हैं, बटे हुए हैं। किस तरीके से बटे हुए हैं उसको खांचों में फिट कर देश को बताया गया और उसके माध्यम से आपस में लड़ाया गया। जब देश आजाद हुआ तो सत्ताधीशों ने इस मसले को समझा और इसलिए परहेज किया उन तमाम कदमों को उठाने से जो देश में विभाजनकारी तत्वों को हौसला दे, बुलंदी दे, और इसी के तहत देश में कभी भी जाति आधारित जनगणना नहीं कराई। 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई और 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह तमाम मसलों पर जब पिट रहे थे उस समय उन्होंने इस मंडल कमीशन की सिफारिशों को बाहर निकाला और उसके माध्यम से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू किया। तब से यह मसला मुखर है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद हुआ। बताया यह गया कि इस देश में एक जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान के तहत हासिल हुई अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में जिनको लेकर एक राय थी कि वह समाज का बेहद पिछड़ा हुआ तबका है, उपेक्षित है, पीड़ित है और ज्यादा ईमानदार शब्दों में कहें तो उत्पीड़ित रहे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेषाधिकार उपलब्ध कराए जाए। पर वो विशेषाधिकार अब उस वर्ग की भी चाहत का हिस्सा हो गए जिन्हें समाज में प्रभावशाली तबके के तौर पर भी देखा जाता है। पिछड़ा वर्ग में जो तमाम जातियां शामिल हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत पर अगर दृष्टि डालें तो कहीं से लगता नहीं कि उन्हें पिछड़े वर्ग के तौर पर देखा जाए, लेकिन देखा जा रहा है और अब उस वर्ग के द्वारा ये चाहा जा रहा है कि उनकी हिस्सेदारी में इजाफा किया जाए और उतना इजाफा किया जाए जितना उनकी समाज में हिस्सेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत एक सीमा लागू कर दी जिसके तहत आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सके। इसके संदर्भ में भारत सरकार की वर्तमान में जो हुकूमत है उसने 103वां संशोधन विधेयक ला के आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अब इस सारे मसले को नए सिरे से परिभाषित करने की मांग है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है मोदी जी को जिसमें चाहा है कि 2021 में जो जनगणना प्रस्तावित थी उसको तुरंत शुरू किया जाए और उसे जाति आधारित किया जाए। राहुल गांधी उससे आगे निकले, उन्होंने कहा कि 2011 में जो जनगणना जाति आधारित हुई थी उसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सपना यह था कि हम जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, पर हम जिस राह पर बढ़ रहे हैं उसमें हर व्यक्ति को एक अलग जाति के तौर पर परिभाषित न कर दिया जाए, इस खतरे का सामना कर रहे हैं। जो आंकड़े 2011 के संदर्भ में आए थे वो बड़े चौंकाने वाले हैं। 1931 में इस देश में तकरीबन 4000 के करीब जातियां परिभाषित की गई थी और जब 2011 में जाति आधारित जनगणना की कोशिश की गई तो आंकड़े बताते हैं कि वो संख्या 4000 से बढ़कर तकरीबन 40 लाख पहुंच गई। अब 40 लाख जातियों के आधार पर इस देश को अगर देखा जाएगा तो देश के नाम पर कुछ बचेगा, ये हमारे जहन में होना चाहिए। इसके साथ अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सियासत के केंद्र में आए जाति आधारित जनगणना के मसले पर कुछ विचारपरक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की उतनी बड़ी समस्या नहीं है। हमारे समाज की बड़ी समस्या ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो गलत बातों का समर्थन करते हैं
और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी। उनके द्वारा कही गई इस बात को हम वर्तमान में किन लोगों पर लागू करें या आप अपने अपने स्तर पर विचार करें, पर हम इसे जहन में रखते हुए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी अचानक मुखर हुई है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के कदमों से 5 दशक तक परहेज किया, वो हमारे साथ है। हमारे साथ परिमल कुमार जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, वह भी हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी मौजूद हैं, और इन सबके बीच में थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का बयान सुनेंगे। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी जी ने क्या कहा, और उसके साथ सुरेंद्र राजपूत जी से शुरू करते हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है, उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। तो देश की हुकूमत के रूप में 55 साल से ज्यादा का समय गुजार चुकी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के भविष्य की बड़ी उम्मीद राहुल गांधी उन फैसलों के संदर्भ में मांग नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं जो स्वयं के रहते हुए उन्होंने कभी नहीं की है। तो सुरेंद्र राजपूत जी समझाएं, क्या पंडित नेहरू की नीतियों के संदर्भ में बदलाव राहुल गांधी चाह रहे हैं? इंदिरा जी की नीतियों के संदर्भ में बदलाव राहुल गांधी चाह रहे हैं? राजीव गांधी के दृष्टिकोण के संदर्भ में बदलाव राहुल गांधी चाह रहे हैं? या कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है हमारी सोच गलत थी, हमारी दृष्टि गलत थी, हमारा आकलन गलत था, नया जो नेतृत्व आया है वो जान रहा है देश के लिए क्या सही है। तो थोड़ा बताएं, क्यों भाजपा के साथ खड़े होने को तैयार हो गए राहुल गांधी? देश को समझाने में बहुत मेहनत कर रही है भाजपा। नेहरू जी ने ठीक नहीं किया, इंदिरा जी ने ठीक नहीं किया, गांधी परिवार ने ठीक नहीं किया, उनके साथ खड़े हो गए। अरे पंडित जी, बड़े भोले हैं आप, और इस मासूमियत पे तो कौन ना मर जाए। हम लोग तो आप पे वैसे ही कहते हैं ना कि जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, मगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो कि तुम्हारी इस अदा पर न जाने किसकी मौत आए। सच बात यह है हिमांशु भाई, राजनीति और समाज जी के जो प्राथमिकताएं हैं 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 10 साल में बदलती रहती हैं, इसीलिए आंदोलन होते हैं। जी। आज से अगर आप बात करेंगे कि भाई हमारे तो हम फलाने आदमी को बहुत मानते थे, वो फलाने आदमी को बहुत मानते थे, हम महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं, महात्मा गांधी बुद्ध को बहुत मानते थे, भगवान बुद्ध भी किसी को मानते होंगे, तो कहीं ना कहीं हम फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। आज समसामयिक चीजों में क्या है, ये सारी चीजें की जाती हैं। आज की प्राथमिकता में हमको जो लगा, नेहरू जी की नीति अपनी जगह ठीक थी क्या? नेहरू जी ने आरक्षण में, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की? याद आप कीजिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उसके बाद फिर क्या नाम, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसको संवैधानिक दर्जा हम लोग नहीं दे पाए। आज अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने उसको लागू किया, इंदिरा जी ने ही वो मंडल कमीशन को बैठाया था, वो लागू नहीं हम लोग कर पाए। वो तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं, हम उन दिक्कतों को मानते भी हैं। यहां पर अगर आज हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, हम ये बात पूछ रहे हैं कि क्या नाम, जानवरों की आबादी भी आप गिनते हैं, फ्रिज कितने हैं, टीवी कितने हैं, मोटरसाइकिलें कितनी हैं, कार कितनी हैं,
शेर कितने हैं, बिल्ली कितने हैं, फलानी चीजें कितनी हैं। तो आप हमको ये बता दीजिए कि जातियों की जनगणना जो कि एक अपने आप में सच है, तो उनको क्यों नहीं गिना जाए। और हमने तो अपनी, अगर कोई बात भी थी तो 2011 के सेंसस में किया था उसको, ऐसी तो बात नहीं। हम तो उसी डेटा को रिलीज करने की बात कर रहे हैं जो डेटा हमने दिया था उन्हें जी। आज जाति एक सच है। जब समाज के रूप में और समाज के रूप में सामाजिक पिछड़ापन हिंदू जातियों में आया है, तो उस हिंदू जातियों में कौन कितनी पिछड़ी जातियां हुई हैं, ये तो गिनना चाहिए ना। और ये तो हमारी भी मांग नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी मांग है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की घोषणा करी थी, उसको संवैधानिक दर्जा देने की घोषणा करी थी, संसद के अंदर कहा था कास्ट सेंसस होना चाहिए। अचानक से इनको क्या हुआ 2019 के बाद कि ये संसद में भी कहते हैं कास्ट सेंसस बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं। भाई 2011-12 से लेकर के 2022 तक जो लोग कास्ट सेंसस के सपोर्ट में थे, वो आज अचानक विरोध में क्यों हो गए। बिहार में जब ये पूरी बिहार विधानसभा प्रधानमंत्री से मिलने गई थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। तो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अगर कास्ट सेंसस के विरोध में थी, तो उस वक्त जो है वो क्या नाम, मोदी से मिलने के सर्वदलीय बैठक में गई। हम आपसे सिर्फ बहुत सी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं और एक चीज बताना भी चाहते हैं। जाति समाज का सच है। जाति के अनुसार अगर पहले संसाधन लिए गए थे, दिए गए थे, किसी को बांटे गए थे, आज की डेट में यह जरूर पता होना चाहिए कि देश के संसाधनों पर किसका कितना हक है, कितना उनको संसाधन मिला हुआ है, किस जाति को जो पिछड़ी है, किस जाति ने बैकवर्ड क्लासेस में बहुत ज्यादा लाभ ले लिया है, किस जाति ने दलित उसमें आरक्षण में बहुत ज्यादा लाभ ले लिया है। आप मुझे छोटी सी एक बात बताइए ना हिमांशु भाई जी। भारतीय जनता पार्टी का मजे का फार्मूला देखिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित जनगणना पे कोई विरोध नहीं कर रही, कोई विरोध नहीं है इसका, लेकिन जाति आधारित जनगणना पे विरोध है। क्यों? क्योंकि ये जातियों के नाम पर वोट तो लेना चाहते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि साहब मैं तो तेली हूं, पिछड़ी जाति का हूं जी, मैंने तो दलित राष्ट्रपति बना दिया, मैंने तो आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, मैंने तो अपने मंत्रिमंडल में 14 पिछड़े मंत्री रख दिए। ये सब कहते भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? अगर यहां पर कोई ये पूछ रहा है कि साहब मुझे ये बता दीजिए कि साहब कितने अधिकारी किस वर्ग में हैं और जिस के लिए लाभ दिया गया है पिछड़ों का, मोस्ट एमबीसीज कितने हैं पिछड़े वर्ग में, शेड्यूल कास्ट में हरिजन कितने हैं, हरिजन के अलावा धोबी हैं, कनौजिया हैं, ये बाकी सब लोग कितने हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरी तो समझ में आने से रहा। और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है सुरेंद्र भाई, उस पर थोड़ा रोशनी मिले। आपने कहा समाज के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। जानना ये चाहता हूं कि ये मांग किसके लिए है, देश की भलाई के लिए है या दल की भलाई के लिए है? आप इस बात पे बड़ा अचंभित हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले मांग करती थी, 2019 से इनकी भाषा क्यों बदल गई, नीयत क्यों बदल गई? विपक्ष में रहते हुए आवाज अलग रहती है, सत्ता में आने के बाद में आवाज अलग हो जाती है। कांग्रेस के दिग्गज राजनेताओं ने जब देश पर हुकूमत की तो परहेज किया ऐसे विभाजनकारी तथ्यों को सामने लाने के संदर्भ में। आपसे जानना ये चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की नीति को अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बाध्य हो गई, तो आप अपनी इस उपलब्धि को सराहने के स्थान पर वो आचरण क्यों करना चाहते हैं जो विपक्ष के तौर पर क्षेत्रीय दलों के द्वारा आजमाया गया? इस देश की सियासत में साफ दिखाई देता है कि जब से क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है, जिन्होंने जाति आधारित राजनीति को ही केंद्र में रखा है और वही इस प्रकार की बातों को करते हैं, क्या आपको लगता है वाकई देश के लिए बेहतर है हम अपने आप को प्याज के छिलकों की तरीके से बताएं या एकजुट होकर दर्शाने की कोशिश करें? बात जाति विहीन समाज की होनी चाहिए या खंड खंड में बढ़ जाने की होनी चाहिए? सुरेंद्र जी, थोड़ा आपका दृष्टिकोण आए ना सामने। बिल्कुल हिमांशु भाई, आप जैसे सुधी पत्रकार के साथ बात करने में बड़ी मजा आती है, भले विरोधाभासी बात हो, कोई दिक्कत नहीं होती। कहते हैं ना कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता जी, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। हम लोग तो बचपन से नारा लगाते आए हैं जी। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप ब्राह्मण हैं, मैं ठाकुर हूं या श्रवण गर्ग साहब बनिया हैं या कोई और किसी उसमें है, तो यहां पर वहां पे हम खंड खंड बट कहां रहे?
जी। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि भाई ठाकुर कितने हैं इतना पता चल जाए, ब्राह्मण कितने इतना पता चल जाए, दलित कितने हैं इतना पता चल जाए, दलित में कनौजिया कितने इतने पता चल जाए, हरिजन कितने हैं, यादव कितने हैं, वर्मा कितने हैं, कोरी कितने हैं, काछी कितने हैं, ये पता चल जाए। और इन पता चलने के साथ साथ इनके पास संसाधनों में भागीदारी कितनी है ये पता चल जाए। इसमें क्या दिक्कत है? जब हमने निषादों की यानी क्या नाम नदी के किनारे रहने वालों की हमने जब जनगणना की, तभी तो हम नदी के पट्टे जो खनन के पट्टे हैं, आपको याद होगा हिमांशु जी, श्रवण गर्जी को तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, तभी तो हमने निषादों को पट्टे देने शुरू किए। जब हमारे पास कास्ट सेंसस था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, तभी तो 1975 में हमने दलितों को, भूमिहीन दलितों को पट्टे देने शुरू किए। आप मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बैटिंग क्यों हो रही है कि साहब हम जाति विहीन समाज की स्थापना करें। वो जाति विहीन समाज की स्थापना तो करना चाहते हैं, लेकिन धर्मांध समाज की स्थापना करना चाहते हैं। सारी की सारी जातियां चाहे वो अपने संसाधनों पे हक पाए या ना पाए, लेकिन धर्मांध हो जाएं, वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर तलवार निकाल के विधर्मियों की हत्या करने लगे और उनको वोट देने लगे। क्या आप इस समाज की संरचना चाहते हैं, या इस समाज की संरचना चाहते हैं कि सारे के सारे जितने लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हों, उनको उनका हक मिले, उन्हें आरक्षण में, कहना प्रोन्नति में भी आरक्षण मिले, उन्हें उनके समाज को कहीं ना कहीं आगे जीने का हक हो, सम्मान से जीने का एक सवाल के साथ में फिर आगे बढ़ता हूं अजय विष्णु जी के पास, जिनके लिए आपके पास सारे सवाल हैं। तो कुल मिलाकर अब इस देश में अफसर जाति के आधार पर ही उपलब्ध कराने की लड़ाई राजनीतिक दल लड़ेंगे। प्रतिभाओं के लिए क्या करेंगे? राहुल गांधी ने मांग कर दी है, ये जो कोर्ट ने 50% की कैपिंग लगा रखी है, इसको भी हटाई है, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाले नारे पे आगे बढ़ी है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि अब प्रतिभाओं को देश से बाहर ही अपने विकल्प देखने चाहिए, क्योंकि यहां पर तो अब अफसर जो मिलेंगे वो जातियों के आधार पर मिलेंगे। क्या बोलते हैं? एक मजबूत देश बनाने के लिए ठीक राह पर आगे जाने का आह्वान आपके नेता कर रहे हैं या तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं? सुरेंद्र जी, इस पर भी आपकी दृष्टि आ जाए तो फिर अजय विष्णु जी की दृष्टि के लिए हम आगे बढ़े। दो चीजें बड़ी साफ हैं, मैं आपसे बताऊं। अगर आप जाति आधारित अफसरों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप ये क्या कहना चाहते हैं कि जो जाति आधारित अफसर जो किसी रिजर्वेशन के जरिए आए हैं वो योग्य नहीं है जी। क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या नाम, जो पिछड़ी जाति के साइंटिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनको अगर प्रिविलेज नहीं मिला और हम लोगों ने उनको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया और पढ़ा करके वो अफसर बन गए, तो क्या वो अच्छा समाज नहीं बना रहे हैं या अच्छी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं? क्या दलित समाज के अधिकारी जो हैं अपनी अच्छी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, या उनके लोग जो हैं साइंटिस्ट उनके अच्छे रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं? ये बात गलत है हिमांशु भाई। मैं आपको फिर से बताऊं, जो वंचित वर्ग है अगर आप उनको स्पेशल प्रोविजन नहीं देंगे तो वो हमारे और आपके बराबर नहीं खड़े हो पाएंगे। हमें आपको ये जरूर कहना चाहिए कि उनको हम स्पेशल प्रोविजन दें, हमारे पास में खड़े हो, हमारे बच्चे और उनके बच्चे एक जगह पे एक समान रूप से पढ़े। हाँ, उसके बाद रिजर्वेशन मिले या न मिले इस पर बहस होनी चाहिए। इस पर तो कतई नहीं बहस होनी चाहिए कि आप जाति आधारित। और दूसरी, लेटरल एंट्री की बात कर लीजिए एक बार हिमांशु भाई, भाजपा वालों से पूछिएगा जरूर। 47 पद इन्होंने लेटरल एंट्रीज में भरे हैं अभी जी। क्या उसमें से एक भी दलित है जी? क्या उसमें से एक भी पिछड़ा है? लेटरल एंट्री में जो सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के जो दलित भरे, क्या नाम, पद भरे हैं इन्होंने, एक भी दलित हो एक भी पिछड़ा हो तो बता दीजिए जी। ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी धर्मांध समाज, जाति विहीन लेकिन धर्मांध समाज, धर्मांध समाज का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील है भारतीय जनता पार्टी। अजय विष्णु जी मेरे साथ में है। जाति आधारित जनगणना की मांग बड़ी बुलंद है अजय विष्णु जी, बहुत संवेदनशील है। राहुल गांधी बोल रहे हैं पिछड़ों का अपमान तो आप कर रहे हैं, उनके हकों पे डाका आप डाल रहे हैं। 2011 का डाटा आया हुआ उसे सार्वजनिक करने से आप बच रहे हैं। क्या कहते हैं आप? किस बात से डरते हैं? किस बात का खौफ है? जो मांग कभी आप किया करते आज उसी से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्यों? ऐसा है कि जब जब जो भी पार्टी यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेगी जी, और हमारा भी जब दायरा बढ़ा जी और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र की कमान संभाली जी और पूर्ण बहुमत के साथ संभाली, जब हम स्वतंत्र विचार करने गए और स्वतंत्र विचार देने और उसको एप्लीकेशन करने में सक्षम हुए जी, तब जो एक नजरिया देखा तो उस नजरिए में देखा कि इस देश को बंटने से यदि बचाना है
तो जातियों के गणित में उलझने की जरूरत नहीं है। जी। और कांग्रेस भी जब तक मजबूत थी, जब तक वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में थी, तब तक वो भी ये कहती थी कि इसको यदि हमने किया तो हमें गंभीर परिणाम भोगना पड़ेंगे। जी। ये किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। जी। और नेहरू जी के इस दृष्टांत को का मुखर किसने किया? चिदम्बरम जी ने। आज की तारीख में चिदम्बरम जी मौजूद हैं। चिदम्बरम जी से पूछेगा कि उस समय जो कानून मंत्री थे वीरप्पा मोइली जी, उनको उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि नेहरू जी ने कहा है कि ये जातिगत गणना की चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो देश को इसके गंभीर परिणाम भोगना पड़ेंगे। क्योंकि उस समय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस मजबूत थी पूरी राष्ट्र के स्तर पर। बाकी की पार्टियां कहीं जात और गणित के हिसाब से अब अलग अलग प्रदेश में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही थी। तब उनका नजरिया ये था। जी। अभी बहुत सी बातें आएंगी, अपन बात करेंगे उसके बाद भी। पर ईमानदारी की बात अब यह है कि कांग्रेस चूंकि बिल्कुल सिमटती चली जा रही है जी। और इतनी ज्यादा सिमट गई है कि अब उसको अच्छे और बुरे और देश का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो उसको लगता है कि जिस भी तरीके से कहीं से भी किसी को तोड़ फोड़ के कोई गणित बैठ जाए और थोड़े से वोट मेरे बढ़ जाए, थोड़ी सी सीटें मेरी बढ़ जाए, उसको बात करना है। इसलिए वो जातिगत गणित का जो आंकड़ा, परिवारवाद पे चलने वाली क्षेत्रीयवादी पार्टियां जो है, उन पार्टियों के स्वर में स्वर मिलाने लगे हैं। राहुल गांधी जी भूल गए हैं कि राजीव गांधी जी ने इसके लिए क्या कहा था, भूल गए हैं इंदिरा जी ने इसके लिए क्या कहा था, भूल गए नेहरू जी ने इसके लिए क्या कहा था, भूल गए कि कांग्रेस पार्टी का इस पे स्टैंड क्या था। आज उनको सिमटते हुई कांग्रेस पार्टी को बचाने की जरूरत है। इसलिए अच्छे और बुरे का भेद निपटा भुला के वो जातिगत गणित की और जातिगत गणना की तरफदारी करने लगे हैं। दो सवाल आपसे हैं अजय विष्णु जी। एक तो यह है कि देश को यह बताने की भरसक कोशिश आपकी पार्टी ने की, इस देश की बर्बादी के लिए तथाकथित तौर पर अगर बर्बाद हुआ तो अगर कोई जिम्मेदार है तो वो गांधी नेहरू परिवार है, और नेहरू की भूलों की बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ी। क्या ऐसी मजबूरी हो गई या आज जनगणना के मसले पर उन्हीं नेहरू के बताए हुए बयान के आधार पर बचाव का रास्ता भाजपा को अख्तियार करना पड़ा है? नेहरू जी ने बताया था, बड़ा खतरा है इसमें, बच के रहना। एक तो सवाल ये जानने का। दूसरा, आपसे ये भी समझना चाहता हूं किस बात से डर रहे हैं आप? जो सच्चाई है वो अगर लोगों के सामने आएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? आप तो सत्य के हामी हैं, पारदर्शिता के हामी हैं, तो फिर जाके संकोच किस बात का? तो दोनों विषयों पर स्पष्टता तो आए, देश को पता तो चले कि अगर इस तरफ कदम बढ़ाते हैं तो क्या खो देंगे, क्या कीमत चुकाएंगे। ऐसा है कि नेहरू जी ने सब कुछ गलत नहीं किया जी। जहां उन्होंने सही किया है, माननीय मोदी जी ने लोकसभा के अंदर खड़े हुए के भी उसकी तारीफ करी है और लोकसभा के बाहर भी तारीफ करी है, चाहे वो नेहरू जी के मामले में हो, चाहे शास्त्री जी के बारे में हो, चाहे इंदिरा जी के बारे में हो। जी। यदि इंदिरा जी ने कुछ अच्छा किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर भी उनकी तारीफ करी है। जी। परंतु जिस बिंदुओं पर वो सही थे, उस बिंदुओं को भी हम सही को सही ना कहें, ऐसी नीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। नेहरू जी ने इस मामले में जो कहा था, आज हम उससे अपने आप को एक मत पाते हैं, इसलिए उस स्वर को हम बुलंद कर रहे हैं और कांग्रेसियों को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पुरखे, उनके पूर्वज, उनके पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो कह गए हैं वो सोच समझ के कह गए हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा, डर क्या है? वही डर जो उस समय नेहरू जी देख पाते थे, इंदिरा जी देख पाती थी, वही डर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। जातिगत गणित हो जाए, एक एक समाज, एक एक जात की गणना अलग अलग हो जाए, हर एक गणना का गणित अलग अलग आ जाएगा, उस गणना को लेके इतने सारे स्वर बुलंद होंगे कि राजनीति कोलाहल में बदल जाएगी। मांगों के इतने सारे मांग उठेंगी कि किसी को मांग पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा, और जिसकी मांग पूरी नहीं होती दिखेगी वही पता नहीं कौन सा विरोध का झंडा उठा लेगा, कौन सा विरोध का स्वर उठा लेगा, किस दिशा में चला, नारकी ना फैल जाए। उस चक्कर से बचने के लिए जरूरी है कि जातिगत गणित पर जोर न दिया जाए। अभी हम जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी सामान्य रूप में लोगों की गणना करते हैं, उतनी गणना करना ही सब अपने आप में समुचित है। अराजक हो जाएगी स्थितियां। अजय विष्णु जी ये चेता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस बात को महसूस किया था, इसलिए इस नीति पर नहीं चले, और इतिहास इस संदर्भ में पुष्टि भी करता है। अंग्रेजों ने इस रास्ते को क्यों अपनाया था वो मैंने शुरुआत में भी कहा, और उनकी नीति रही फूट डालो राज करो की। क्या इस देश में आजादी के बाद राजनीतिक दल अंग्रेजों की इस नीति को अब अनुसरण करना चाहते हैं? सवाल है। मुझे आना है परिमल जी के पास में, लेकिन कुछ हस्तक्षेप करना चाहे सुरेंद्र राजपूत जी ने। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और परिमल जी के पास चलते हैं। जी सुरेंद्र जी। दो चीजें बड़ी साफ है मुझे भारतीय जनता पार्टी की।
बड़ी एक अजीब सी चीज, हालांकि बिश्नोई साहब ने तो बड़े ही साफ गोई और अच्छे इंसान है, ये ऐसे प्रवक्ता मिलते नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। बिश्नोई साहब, ये जो संविधान में दलितों के आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, इससे कौन सी अराजकता फैल गई थी, कोई बताएगा? नंबर एक। नंबर दो, जब पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया था तो उससे कौन सी अराजकता फैल गई, कोई बताएगा? नंबर तीन, तमिलनाडु में 50% आरक्षण की सीमा लगभग 69% के आसपास है, तमिलनाडु में कौन सी अराजकता फैल गई या पिछड़ा हो गया? तमिलनाडु तो आज की डेट में हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी राज्य है। कुछ बातों को देखिए, आप हमारी कमियों के पीछे मत छुपिए। नेहरू जी की तस्वीर के पीछे 100 कीड़े खाकर के जैसे छिपकली छुप जाती है, ऐसे कतई मत छुपिए। हमारा आपसे यह कहना है कि आज से 2011-12 में से लेकर के क्या आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी? जब हम सेंसेक्स करा रहे थे और आप भी मांग कर रहे थे, तो हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी आज भी है, लेकिन उस वक्त आपकी भी पार्टी, कई राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार थी। तो ऐसा मत करिए, सुरेंद्र राजपूत जी ये बता रहे, पर सुरेंद्र राजपूत जी का सवाल है क्या अराजकता फैल गई थी? मुझे अचंभा है सुरेंद्र राजपूत जी के सवाल पर। 1990 में जलते हुए युवाओं को इस देश ने देखा है किस कदर अराजकता थी, और राम मंदिर की काट के लिए आरक्षण के खेल को जिस तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देखा था, राजनीतिक मौत हुई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। कितने युवाओं ने सड़कों पर अपने आप को जला लिया था, उस दृश्य को देश भूल गया है, ये सवाल है। बहरहाल मेरे पास श्रवण जी के पास मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले परिमल जी का नजरिया जानना है। परिमल जी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो इस प्रकार के विचारों की हामी है, पैरवी करती है। परिमल जी आपसे जानना चाहते हैं, जाति आधारित जनगणना देश को मजबूत करेगी या दल विशेष को मजबूत करने के लिए इस अभियान के कामयाब होते हैं? थोड़ा दृष्टिकोण देंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज करना चाहती है। इसका एकमात्र उद्देश्य है, उनको डर है कि जाति आधारित जनगणना से हिंदू वोट बैंक बिखर जाएंगे, जबकि आप इसके ओरिजिनल जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के हैं, उसकी विचारधाराओं को समझे। जहां तक जाति प्रथा का प्रश्न है, भारतीय जो जाति प्रथा है वो भारतीय संस्कृति और डायवर्सिटी की वास्तविकता है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखें कि जैसे यदि कोई कार्यक्रम चलाते हैं कि किसी क्षेत्र या भारत या किसी प्रदेश का विकास करते हैं, तो उसके लिए नियोजन की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज असेस द अवेलेबल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो जब तक हम उस क्षेत्र के मानव और भौतिक संसाधनों का आकलन नहीं कर लेंगे, तब तक हम नियोजित विकास प्रभावी रूप से कैसे कर सकते हैं? तो जो मानव संसाधनों के आकलन का सबसे बेहतर जो उपाय है वो जनगणना है, राइट? तो जनगणना के आधार पर ही हमको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, और उसी के आधार पर हम नियोजित विकास की प्रक्रिया या कल्याणकारी कार्यक्रम जो है वो चलाएंगे। देखिए, भारत में जो लास्ट जो कास्ट सेंसस हुए है ना, वो पर्टिकुलरली कब हुए? तो आप जानते हैं कि वो जो लास्ट कास्ट सेंसस है वो 1931 में हुए। उस समय भारत की जनसंख्या 27 से 28 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से भी अधिक है। तो इसका मतलब है कि हम मात्र प्रोजेक्ट कोई कार्यक्रम यदि चला रहे हैं, देखिए बहुत सारे हमारे राजनीतिक दल के जो मित्र हैं वो सिर्फ रिजर्वेशन की बात करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जाति आधारित जनगणना का आशय जो बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रारंभ किया, इसका उद्देश्य कभी ये नहीं है कि हम सिर्फ रिजर्वेशन या सिर्फ ओबीसी के लिए हम कर रहे हैं। सभी जातियों के काउंटिंग कराए जा रहे हैं, राइट? और यह अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए मैं इसके बैकग्राउंड में जाता हूँ। ओबीसी, जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कहा कि भारत में जो रिजर्वेशन की 90% रिजर्वेशन का लाभ मात्र 9 से 10 ओबीसी जातियों को ही प्राप्त हो रहा है। फिर आप देखिए इंदिरा साहनी केस में और नागराजन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अद्यतन आंकड़े नहीं होंगे रिजर्वेशन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। फिर आप देखिए सरकार ने सच्चर कमीशन का गठन किया था माइनॉरिटी के लिए, जी है ना, और फिर यहाँ पर जो 2017 में रोहिणी आयोग बिहार में जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी हुआ था, उसी पैटर्न पर केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया था फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। लेकिन सच्चर कमीशन और ये जो रोहिणी आयोग था, जाति आधारित जनगणना तो आवश्यकता है, वो समाज के समेकित और समग्र और संतुष्ट विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जाति आधारित जनगणना सिर्फ ओबीसी के लिए तो नहीं हो रही है ना। बिहार का जो मॉडल है, हमारे नीतीश कुमार का जो मॉडल है, वो कास्ट बेस्ड काउंटिंग। देखिए मैं आपको बता दूं कि जहां तक सेंसस का प्रश्न है, तो सेंसस शब्द जो है ना, संविधान के 7वीं अनुसूची के सेंट्रल लिस्ट के एंट्री नंबर 69 में है,
और उसके तहत सेंसस कराने का एक्सक्लूसिव अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, राइट। और इसी प्रावधान के तहत स्वतंत्रता के पश्चात इंडियन सेंसस एक्ट पारित किए गए और रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस के गठन किए गए, विच इज द एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट सेंसस ऑपरेशन। और लगातार हमारे नेता ने केंद्र सरकार से कहा कि आप सेंसस करवाएं ताकि सभी जातियों के विकास हो, अग्रणी जातियों के भी विकास हो, पिछड़ी जातियों के भी विकास हो, दलितों के भी विकास हो, माइनॉरिटी के भी विकास हो। लेकिन जब तक आपके पास आंकड़े नहीं है तो आप अंधेरे में क्यों चला रहे हैं? तो आप करेंगे क्या? परिमल जी एक बात बड़ी तार्किक कह रहे हैं और इस पर विचार होना चाहिए, और श्रवण जी के पास मुझे इस पर टिप्पणी चाहिए। देश अभी जो भी जातीय आधारित फैसले ले रहा है वो 1931 की जातिगत जनगणना के आधार पर लेता है। कितने पिछड़े, कितने दलित, इसके संदर्भ में। आजादी मिले हुए 75 साल हो गए। जातिगत संदर्भ में बात करें 1931 तो तकरीबन 92 साल हो गए। उन डाटा के आधार पर अगर नीतियां बनेंगी तो वो नीतियां कैसे प्रभावी होंगी, ये सवाल वो लोग उठाते हैं जो जातिगत आधारित जनगणना देश में कराने की हिमायत करते हैं। पर क्या वाकई ये वंचित वर्ग के संदर्भ में अपनी चिंताओं को जाहिर कर रहे हैं या कोई दूसरा समीकरण अपने दल के लिए बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या देखते हैं श्रवण जी आप? देखिए हिमांशु जी, पहले तो मैं आपने जो अपनी पूरी 2-3 बार की भूमिका में जो दर्शकों के सामने सवाल खड़े किए, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमारे दर्शकों को काफी पूर्वाग्रहों से ग्रसित कर दिया है। जी। बीजेपी के अभाव में आपने अपने रिप्रेजेंटेशन से उनको प्रेजुडिस किया है। जी। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत को बांटने के लिए जातिगत जनगणना का काम किया और 1872 से 1931 तक ये हुआ। जी। और अब नए सिरे से भारत को विभाजित करने का काम किया जा रहा है और आपने बताया कि 4000 से 46 लाख जातियां हैं। जी। उस सिलसिले में आपने कई चीजें बताई है। जी। आपने ये भी कहा है कि विभाजन के नए उपाय अब इजाद हो रहे हैं। पिछड़े वर्ग की प्रगति काफी हुई है पर बताया जा रहा है कि नहीं हुई है। आपने कहा जाति विहीन समाज की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे थे, नहीं हुए हैं। देखिए मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं। जी। 1989 में मंडल आयोग का विरोध किसने किया था? जी। सरकार से कौन बाहर हुआ था इस मुद्दे पर? सरकार को जो समर्थन देना था वीपी सिंह को, और वो क्यों गिरी थी? राम मंदिर का मामला, आप अंग्रेजों का जमाना बता रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला मामला 1858 का है और पहली इस बारे में रिपोर्ट 1885 की। जी। आप बाबरी मस्जिद के गिराने को आप क्या मानेंगे? 1992 में जो गिराई गई। जी। 2011 का जो सेंसस था वो सरकार ने क्यों करवाया? जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसने क्यों करवाया? ये जो तमाम आप कह रहे हैं कि प्रतिभाओं का पलायन या प्रतिभाओं मेरिट की जो बात बीजेपी करती है, आपको मैं किसी डिबेट में शायद बोल चुका हूं, फिर से रिपीट करवा रहा हूं। जी। भारत से प्रतिदिन कह रहा हूं मैं, 365 दिन, जी। 700 के करीब प्रतिभाएं देश की नागरिकता छोड़कर विदेशों में नागरिकता ले रही है। जी। इसका कारण जातिगत जनगणना नहीं है, प्रतिभाओं का मूल्यांकन नहीं होना है, उनका सम्मान नहीं होना, उनको रोजगार नहीं दिया जाता। देखिए मैं इसको जातिगत गणना को किस तरह से देखता हूं, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। जी। ये जो गणना है ना, ये पिछड़ी जातियों की नहीं हो रही मेरे ख्याल से। जी। ये जो गणना हो रही है ये अपर कास्ट की हो रही है।
आप इसको जरा गौर से सुनिएगा। अपर कास्ट की इसलिए हो रही है, ये साबित करने के लिए हो रही है कि माइनॉरिटी जो है इस देश में मेजॉरिटी पर रूल कर रही है। एक माइनॉरिटी एक बड़ी मेजॉरिटी पर रूल कर रही है और एक जो माइनॉरिटी है वो दूसरी माइनॉरिटी को क्रश भी कर रही है। जिस माइनॉरिटी को क्रश कर रही है वो मुस्लिम है जी। और जिस माइनॉरिटी पर वो राज कर रही है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दलित हैं। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है हिमांशु जी कि भारतीय जनता पार्टी और संघ रिजर्वेशन के खिलाफ कितनी बार सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। जी। कर्नाटक के चुनाव में मुसलमानों को ओबीसी के तहत जो 4% का रिजर्वेशन था, चुनाव के ठीक पहले वो 4% निकाल के मुसलमानों का 2% शेड्यूल कास्ट को और 2% शेड्यूल ट्राइब को दे दिया और मुसलमानों के 4% को ओबीसी में डाल दिया गया। ये जो पूरा किस्सा है वो आपको इसको एक समझना पड़ेगा। मैं शेरो शायरी तो जानता नहीं हूं जी। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। वो जो घोड़े पर सवार रहता है ना दूल्हा, जी। उस घोड़े की जो लगाम है वो किसके हाथ में रहती है? जी। एक दलित के, एक ओबीसी के, एक हरिजन के, एक मुस्लिम के। वो बारात में जो गैस बत्ती लेकर जो सिर पे चलते हैं वो कौन लोग हैं? जी। वो जो दूल्हा घोड़े पर जो बैठा है उसको ये पसंद नहीं है कि अब ये जो दलित है ये साला घोड़े पर कैसे बैठ रहा। ये जो पूरा का पूरा जनगणना का मामला है, वो गणना का मामला ये है कि जो आदमी इनविजिबल है जी। इन तमाम सालों में, जो राहुल गांधी ने क्या कहा है? जी। राहुल गांधी ने ये कहा है ना कि जो बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं, वो कुछ लोगों के हाथों में पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ नहीं है। उसने 10% दिलवाया, सुप्रीम कोर्ट से दिलवाया जी। उनके लिए, पर मुसलमानों के रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो ये जो पूरी क्राइसिस है उसको आपको जो रूलिंग पार्टी है उसके संदर्भ में समझना होगा कि एक जो व्यवस्था है ये पूरा का पूरा देश में अगर किसी भी तानाशाही के आगमन को रोकना है तो ये जो डर रहे हैं, आप सोचिए जरा 2019 में जी। प्रधानमंत्री कन्नौज गए चुनाव प्रचार में और प्रचार में प्रधानमंत्री ने क्या कहा चुनाव प्रचार में? मैं सबसे पिछड़े वर्ग का आदमी हूं, व्यक्ति हूं, समाज के पिछड़े वर्ग का आदमी हूं। ये जो पूरा का पूरा संकट है हिमांशु जी, इसको ऐसे समझिए, जो पूरा का पूरा संघ है वो ब्राह्मणों द्वारा, उच्च वर्ग द्वारा संचालित है जी। और और भारतीय जनता पार्टी में जो फोकस है इस समय वो है ओबीसी पर भी फोकस है, दलितों पर भी फोकस है। एक कॉन्फ्रंटेशन है, वो संघ और बीजेपी का कॉन्फ्रंटेशन है, वो राहुल गांधी और मोदी का कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। इनके बीच का द्वंद्व तो आपने बता दिया, पर आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार की राय जानने में दिलचस्पी है मेरी, दर्शकों की भी है। क्या होना चाहिए? जो नेहरू ने नहीं चाहा, जो इंदिरा जी ने नहीं चाहा, जो अभी मोदी जी नहीं चाह रहे, उनके ना चाहने के साथ आप हैं या आप मानते हैं इन्होंने गलत चाहा? होनी चाहिए, जाति आधारित होनी चाहिए, एक एक जाति के संदर्भ में आंकड़ा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आखिर श्रवण जी चाहते क्या है? श्रवण जी का आग्रह क्या है? श्रवण जी की सोच क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमाम लोगों ने स्थापित की थी, जी या जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में 2014 तक थी, जी जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने गुजरात में दंगों के समय कुछ कहा था, जी इसके प्रधानमंत्री ने, आप उस भारतीय जनता पार्टी की तो बात करिए हिमांशु जी। क्या आप कांग्रेस की बात करेंगे कि नेहरू और क्या चाहते थे और राजेंद्र प्रसाद क्या चाहते थे? पार्टियां जो इवॉल्व कर रही है आज की परिस्थितियों में, जो देश की परिस्थिति बदल रही है, जिस तरह की इनइक्वलिटी बढ़ रही है, पूरे के पूरे जो रिसोर्सेस हैं, क्या पूरा का पूरा मामला क्या है ये अदानी का और अंबानी का और ये तमाम पूंजीपतियों का? और क्यों ये जो सरकार है, जिस तरह से ये सरकार इन लोगों के साथ खड़ी हुई है, वही मामला जाति के मामले में है कि वो अपर कास्ट के साथ खड़ी हुई है। वो उसको उस वोट बैंक को बांटना नहीं चाहती है, इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती है जो दलित है, गरीब है। ये पूरा का पूरा मामला है और ये जो मामला है सर, अब रुकने वाला नहीं है। जी आप ये मानकर चलिए कि ये आप जो इसको बता रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना में बाधा डाल रहे हैं, विभाजन की नई तैयारियां कर रहे हैं। तो विभाजन तो जो किया जा रहा है इस समय जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो तो जाति के आधार पर विभाजन से काफी गहरा हो गया है। मतलब सारी चीजों की मीमांसा ईमानदारी से कर दी, लेकिन अपनी राय ईमानदारी से नहीं दी। देखिए, मैंने तो आपसे एक मासूम सा सवाल किया, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार से, जो हमारा बेहद सम्माननीय है। भाई आप क्या चाहते हैं? देश को पता चलना चाहिए ना कि श्रवण जी क्या चाहते हैं। श्रवण जी क्या ये चाहते हैं कि अब जो जनगणना हो वो जाति आधारित हो? क्या श्रवण जी ये चाहते हैं कि 2011 के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं और अब इस देश में जब भी जनगणना हो तो वो जाति आधारित ही की जाए? थोड़ा इस पर आपकी स्पष्ट राय तो आ जाए ना सर। आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, मैं तीनों बातें कह रहा हूं जी। 2011 के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं? इसको जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? जी अगर वो जारी नहीं किए जा रहे हैं जी, उसमें निहित है कि जाति आधारित गणना का विरोध क्यों किया जा रहा है। जी तो मेरी ये मांग है जी कि 2011 के आंकड़े भी होना चाहिए, और ये जब 2011 के आंकड़े आएंगे जी, और जाति आधारित गणना होगी तो आप पाएंगे कि जो राहुल गांधी ने कोलार में कहा जी कि जो उनका कहना है कि जितनी आबादी उतना हक, जी, आप पाएंगे कि पूरा का पूरा जो समीकरण है, ये जो पूरा मंदिर का जो कल्ट है हिमांशु जी, जी ये जो मंदिर मूवमेंट जिसकी आपने बात की है, ये एग्जैक्टली वही है जी, कि जाति आधारित आंदोलनों को दबाना और जाति आधारित अधिकारों की मांग को कैसे समाप्त करना, ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन जिसको आप कह रहे हैं हिंदू वोटों का, जी, ये वही है। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि 11 के आंकड़े होना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की मांग आज की नहीं है। जी। अगर आप राहुल गांधी के दलितों के बीच में जाकर खाना खाने की बात देखें और उनके पुराने भट्टा परसोल में जाने की बात देखें, आप उनके पुराने बैकग्राउंड देखें, तो आप पाएंगे कि ये कोई नई चीज नहीं है कि वो इस तरह की कांग्रेस कोई नई बात उठा रही है। कांग्रेस ने रायपुर के अधिवेशन में समर्थन किया बिहार की मांग का। और अगर मैं आखिरी बात कह रहा हूं जी, कांग्रेस को अगर विपक्षी दलों की एकता करना है और विपक्षी दलों के साथ होना है तो रीजनल पार्टी के जो एस्पिरेशंस हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस समय जो कर रही है, जेडीयू के साथ जो खड़ी हो रही है, आरजेडी के साथ जो खड़ी हो रही है, समाजवादी पार्टी के साथ जो खड़ी हो रही है, ये एग्जैक्टली या स्टालिन के साथ जो खड़ी हो रही है या खड़के के साथ जो खड़ी हो रही है कर्नाटक में, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो वो कर रहे हैं। अब आप इसमें अगर विभाजन की राजनीति ढूंढ रहे हैं जी, तो मैं उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं। तो श्रवण जी के पास में कोई इलाज नहीं है अगर मैं इसमें विभाजन की राजनीति ढूंढ रहा हूं। मैं तो केवल ये खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि देश पहले गलत था या देश अभी गलत दिशा में जा रहा है।
सुरेंद्र राजपूत जी ने कह दिया उस समय के हालात अलग थे, आपके हालात बदल गए हैं तो इसके अनुसार हम जा रहे हैं। पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास वापस लौट कर आता हूं। राहुल जी बहुत चिंतित हैं, सेक्रेटरी से इतने ही क्यों हैं, इस वर्ग से इतने ही क्यों हैं, तो क्या करना चाहिए? जो यूपीएससी के एग्जाम है बंद कर देना चाहिए। केवल जाति के आधार पे अगर 100 पोस्ट हैं तो पोस्टें ऐसी ही होनी चाहिए, इतने इस वर्ग की, इतनी इस जाति की। और उसमें तो द्वंद्व हो जाएगा ना, जातियां इतनी ज्यादा हो रही हैं, कैसे आएगी हिस्सेदारी? तो क्या ऐसे फार्मूले पे जाएंगे सुरेंद्र राजपूत जी आने वाले समय में कि 3 महीने के लिए इस जाति का व्यक्ति सचिव के स्तर पर काम करेगा, 3 महीने के लिए इस जाति का, रोटेशन चले, शेयर कार बना दें? क्या चाह रहे हैं हम देश को बनाना? इसी आधार पर देश को ले जाएंगे? दुनिया में कोई मिसाल है किसी और देश के संदर्भ में जहां इसी तरीके से तौर तरीके अपनाकर राष्ट्र का निर्माण किया गया है? थोड़ा रोशनी दें, आपका तो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है सुरेंद्र राजपूत जी, पता तो चले करना क्या चाह रहे हैं इस देश के साथ। दो चीजें बड़ी साफ हैं हिमांशु जी। पहली चीज तो हम सब लोगों को जी, और हम सब लोगों में आप हम सब शामिल हैं जी, अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा जी, और अपनी वॉर ऑफ सुप्रीमेसी से कि हम सुप्रीम है इससे मुक्त होना पड़ेगा। जी, हम आपको अब उसके बाद फिर रास्ता निकलता है, क्योंकि जब आप अपने बर्तन को खाली करेंगे तभी आप उसमें नया पानी डाल सकते हैं, नए विचार डाल सकते हैं। पुराने विचारों को आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप बहस इतनी अच्छी करते हैं, कराते हैं कि अच्छी बात करने का मन करता है। जी। अब दूसरी बात आपने पूछी कि भाई कैसे होगा, तो आरक्षण की देश में पहले से व्यवस्था है जी, उसको संवैधानिक दर्जा देना होगा, क्रीमी आरक्षण की बात करनी होगी, बाकी सब लोगों के आरक्षण की, जाति सारी लोगों को पढ़ाने लिखाने की बात करनी होगी, और जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जितना है उसमें अगर समानुपातिक हिसाब से बढ़ाना पड़े या घटाना पड़े वो भी करना पड़ेगा। जो कैपिंग है उसको अलग हटा करके करना पड़ेगा, और जो बच्चे पढ़ लिख करके आ रहे हैं या जो बच्चों को पढ़ने लिखने में कहीं कोई दिक्कत है उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। जैसे कमजोर बच्चे को मां दूध ज्यादा पिलाती है, तो आप तो कह देंगे कि नहीं साहब बच्चे 5 हैं मां के और सबको 250-250 ग्राम मिलना चाहिए। नहीं, जो कमजोर बच्चा है उसे 300 ग्राम मिल जाए ताकि वो और लोगों के बराबर आ जाए। उसी तरीके से जो आरक्षण की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की व्यवस्था जब संविधान में 22.5% की दी थी तो उनकी गिनती के हिसाब से दी थी ना, तब तो देश में कहीं कोई विनाश तो हुआ नहीं, देश का तो सृजन हुआ है। 1760 करोड़ का बजट था, 34 लाख करोड़ का बजट हमने छोड़ा था, उसको मात्र 44 लाख करोड़ का बजट ये लोग बना पाए। तो यहां तरक्की की ना देश ने, देश में आईआईटी भी बने, आईएम्स भी बने, देश की सेना ने भी तरक्की की, न्यूक्लियर विखंडन भी हुआ, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान भी हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन भी आया, राइट टू फूड भी आया, मनरेगा भी आया जी। अमीर गरीब को क्या नाम, जो गरीब वर्ग था वो मध्यम वर्ग भी बना। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए तो संभव हो पाई कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था थी। और अब अगर पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था और संवैधानिक रूप से सुदृढ़ होने की बात है और उनकी संख्या अगर ज्यादा है तो उसमें अगर कुछ आरक्षण देने की बात है अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को, तो वहां पे कहां पर कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत है सुरेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने इस देश में हुकूमत की, अलग अलग राज्यों में जो इस बात का बखान करते हैं कि हमारे राजा ये रहे, इनका प्रताप रहा, इनका पराक्रम रहा, होड़ लगी हुई है हमें पिछड़े में शामिल करो। जो ये बता देते कि हमने अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से देश को कहां से कहां पहुंचाया था, इस आरक्षण की लॉलीपॉप के चक्कर में होड़ लग गई है। ज्यादा विलाप करने की बात नहीं है, कुछ ही समय में ये ब्राह्मण ठाकुर भी लाइन में लगेंगे कि हम भी पिछड़ों में ही गिने जाने चाहिए। किसने कहा हम अगड़े हैं? तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि इस होड़ में वाकई देश प्राथमिकता में है या वोट बैंक प्राथमिकता में? एक ईमानदार सवाल यह है मेरा सुरेंद्र राजपूत जी कि क्या आप नहीं देख पा रहे कि जिस तरीके से समाज का समृद्ध वर्ग, प्रभावशाली वर्ग, दमदार वर्ग भी अपने आप को पिछड़े में दिखाने के लिए व्याकुल हो गया है, और इसलिए हो गया है कि उसे लगता है कि आरक्षण के माध्यम से अपने लिए कुछ हिस्सा सुनिश्चित कर ले जाए, सुरक्षित कर ले जाए। क्या कहते हैं आप? नहीं दिखता आपको ये? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं हिमांशु जी, बहुत छोटा सा उदाहरण है। मेरे बड़े बाबा स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे जी, और वो 11 साल जिला परिषद के चेयरमैन रहे जी, ठीक है ना।
और उन्होंने जो क्या नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन मिलती थी वो लेने से मना कर दिया, चूंकि वो समृद्ध थे। जी ठीक है ना जी। तो हमारा अभिमान, हमारा इतिहास जो है वो है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे ही भाई हैं कुछ गांव में जिनके पास अब 1 बीघा जमीन नहीं रह गई है। जी। 1 बीघा भी जमीन नहीं रह गई और वो मजदूरी करने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं है, उसी खानदान से हैं। जी। आप समझिएगा मेरी बात को। जी। अब उन लोगों को अगर आरक्षण की व्यवस्था होती है जी। तो इसमें बुराई कहां है? उनके भी बाबा वही घोड़े वाले थे, आप समझिए इस चीज को। तो मैं आपसे 2 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। जी। ये मसला ये नहीं है जो आप समझाने की देश को कोशिश कर रहे हैं। मसला संसाधनों के समानुपातिक रूप से सब लोगों के यूज करने का है। भारतीय जनता सोरेन राजपूत जी, समाज की विसंगति के संदर्भ में इतने किस्से, इतनी किताबें, इतनी कहानियां आपने पढ़ी हुई हैं, इतने उपन्यास पढ़े हुए हैं, अध्ययनशील व्यक्ति हैं। अजय विष्णु जी भी ऐसे ही हैं, श्रवण जी का तो कहीं क्या, उनकी तो लाइब्रेरी अपने आप में इतनी बड़ी है। परिमल जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने किस्से कहानी आप पढ़ते हैं, जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं आपने, सब में क्या पढ़ते हैं? एक गांव था, उसमें निर्धन ब्राह्मण रहता था, एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। कुल मिला के ब्राह्मण के तौर पर गरीबी साथ में जुड़कर मिलती थी, पर उसकी श्रेणी क्या है? अगड़े में है। विचार कीजिएगा, आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे आखिरी बातचीत अजय विष्णु जी से करनी है, इसलिए मैं परिमल जी के पास जा रहा हूं क्रम परिवर्तन करते हुए। और परिमल जी, आपसे जानना यही चाहता हूं, इतना तो मिल रहा है, इतनी व्यवस्था तो बनी गई है, कितना और? सुप्रीम कोर्ट ने एक अफसर पर इंदिरा साहनी केस के दौरान एक सीमा लगा दी 50% की, भाई 50% प्रतिभाओं के संदर्भ में हो जाए, 50% वंचित वर्ग के संदर्भ में हो जाए। क्या प्रतिभाओं के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते हम? जो कुछ भी हो बस जाति के आधार पर हो, प्रतिभा के लिए इस देश में कोई गुंजाइश नहीं है। अपने लिए कुछ और व्यवस्थाएं देखो। क्या कहते हैं परिमल जी? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम सभी व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति समाज में है, जो पोलिटिकल पार्टी वो जाति आधारित जनगणना को रिजर्वेशन से जोड़ते देखते हैं। जी, ये बात सच्चाई नहीं है। आप देखिए, बिहार में जो इस्तेमाल का मॉडल है, जो विकास से बेस्ड काउंटिंग के प्रावधान जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने किया है, उसका उद्देश्य, उससे क्या लाभ है? देखिए, संविधान डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम की बात करता है जी। तो, और साथ ही साथ ये आप मैं स्पष्ट कर दूं, जो जाति आधारित जनगणना होंगे वो किसी विशेष जाति के लिए तो हो नहीं रहे हैं, सभी वर्गों के लिए हो रहे हैं। और उसका ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि भाई रिजर्वेशन ही सिर्फ। आप देखिए, जाति आधारित जनगणना का फायदा ये होगा कि किस जातियों में महिलाओं की जो तुलनात्मक स्थिति क्या है, बर्थ रेट क्या है ना, मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो लिटरेसी रेट क्या है, और जिसमें मान लीजिए कि किसी जाति विशेष महिलाओं की स्थिति या किसी जाति विशेष की स्थिति यदि बुरी होगी तो सरकार उसके लिए फोकस कार्यक्रम चलाकर उसको ऊपर उठाने का काम करेगी और इसी से समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है। तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का जो होलिस्टिक अप्रोच है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसे ही अखिल भारतीय स्तर पर लागू किए जाने की आवश्यकता है। बिहार में जो जाति आधारित जो गणना की जा रही है, उसका उद्देश्य कभी मात्र रिजर्वेशन नहीं है, न कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है। जो संविधान में वर्णित है, जो प्रावधान है ना, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कैसे प्राप्त होगा जब तक हमको आंकड़े नहीं होंगे? परिमल जी एक अलग दृष्टिकोण दे रहे हैं। परिमल जी का कहना है कि लोगों को जो जरूरत है वो जरूरत पहुंचाने के लिए इस प्रकार की जातिगत आधारित जनगणना मददगार होगी, फोकस होकर काम हो पाएगा। ये बात कहने में तो अच्छी लग रही है परिमल जी, पर अजय विष्णोई जी, राहुल गांधी का भाषण सुनिए, वो स्पष्ट तौर पर जब जातिगत आधारित जनगणना की बात कर रहे हो, परिमल जी आपको भी ये बात सुननी चाहिए, वो साथ में ही 50% आरक्षण को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। कैसे मान लें कि आप लोगों की मांग के पीछे आरक्षण नहीं है? क्या कहता है अजय विष्णोई जी? आप मानते हैं परिमल जी जो दलील दे रहे हैं कि हम तो केवल इतना चाहते हैं, चिन्हित हों लोग, इस सकारात्मक सोच के साथ में चाहते हैं जाति आधारित जनगणना हो, या वाकई चाहना तो कुल मिलाकर इतना है कैसे अपना वोट सुनिश्चित हो, वोट बैंक में तब्दील हो, और कुल मिलाकर सियासत में उनकी हिस्सेदारी के नाम पर अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखी जाए? जी अजय जी। हिमांशु जी, जी आज आपने बहुत समृद्ध, बहुत सुशिक्षित पैनल यहाँ पर बुलाया है जी, पर बहस आज मुद्दे से कहीं हट गई जी और बहुत दूर चली गई जी। सबने अपने अपने मन की भड़ास निकाल ली, ऐसा लगता है हम मुद्दे से भटक गए।
पर श्रवण गर्ग जी बात कर रहे थे 2011 के आंकड़ों की। जी 2011 के आंकड़े तो पुराने हो गए। अपन बात कर रहे हैं कि 2015 में कर्नाटक में जातिगत गणित का जो हुआ था, जी। जो जनगणना हुई थी, जी। उसके आंकड़े 2018 तक सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो दबा के क्यों बैठे रहे? उस जी। समय उसके बारे में क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है, उनके सहयोगी उनका पुराना इतिहास बताते हैं, पुराना स्टैंड बताते हैं, वो या तो उसको सुन के याद नहीं रखते या उसको भूलने का जरूरत समझते हैं तो भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की सरकार के जब मंत्री अजय माकन थे, उन्होंने साफ रूप से इनकार कर दिया था। सांसद एक अली अनवर जी थे, उनके जवाब में कह दिया था कि किसी भी हालत में जातिगत हम गणना नहीं करेंगे। इन सबसे अलग हट भी जाए, कोई ने कब कहा क्या कहा था, पर एक तथ्य को अच्छे तरीके से आप पहचान लें। एक पुरानी बात छोटी सी अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, जब मंडल आयोग आया था तब SC/ST की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो संविधान में हमने स्वीकार किया है और उनको वास्तव में आवश्यकता भी थी और आवश्यकता है, इसलिए उसको तो बने रहना चाहिए। पर जब OBC वाली मांग आई थी तो हम सब आप इस बात के गवाह हैं, वहां सिर्फ दो ही वर्ग थे, एक OBC के पक्ष में, एक OBC के विरोध में, और दो आवाजें थी। दो आवाजें भी आपस में इतनी तेज टकराई थी कि कितने लोगों ने आत्मदाह किया था उसकी चर्चा अभी आपने थोड़ी देर पहले कही थी, मैं उसको नहीं दोहरा रहा हूं। पर अब यदि ये विचार कीजिए, अलग अलग जातियों की अलग अलग गणना आ गई, अलग अलग स्वर आ गए, कितने स्वर टकराएंगे और उन स्वरों की टकराहट से क्या क्या परेशानियां खड़ी होंगी, कितनी मांगे आएंगी, उन मांगों की पूर्ति के लिए क्या होगा। राहुल गांधी जी की सीधी सीधी बात जो कर रहे हैं, 50% की सीमा पार कर दें और जातिगत गणित करवा लें, तो जितनी जातियां होंगी, जितने अंश होंगे, उतनी यदि आरक्षण की मांग होगी तो हरेक के आरक्षण की मांग को हम पूरा कर पाएंगे। ये लोगों को बता के उनसे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की ताकत OBC है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत दलित है। ये उस दलित और OBC को बांटने का इनका प्रयास है ताकि उसका एक भी टुकड़ा टूट पाए तो इनकी वोट बढ़ जाए और बीजेपी की वोट घट जाए। इस कुत्सित मानसिकता के कारण इन्होंने जातिगत गणित का समर्थन करना प्रारंभ किया है, इस जनगणना का प्रारंभ किया है। मुद्दा उछालना इनकी नीयत है, वास्तव में किसी पक्ष को न्याय दिलाने की नीयत से इन्होंने ये प्रयास नहीं किया है। तो कुल मिलाकर हम मर्म की बात में जाएं तो इस मांग के पीछे क्या वाकई समाज के वंचित वर्ग का कल्याण की भावना है या अपने दल के कल्याण के हित को लेकर इस मांग को मुखर किया जा रहा है? यह वाकई एक विचार का विषय है। देश को विचार करना होगा कि कब तक हम विभाजन के आधार पर अपने हक की बात करेंगे या कोई तबका ऐसा देश में खड़ा होगा जो अपने हकों को त्याग कर देश के लिए क्या बेहतर है इसकी बात करेगा। इंतजार रहेगा हमें देश में इस बदलाव के संदर्भ में कि जब लोग आरक्षण लेने की नहीं बल्कि आरक्षण छोड़ने के संदर्भ में पहल करेंगे। गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए सरकार अभियान चलाती है। देखें इस देश में वो दौर कब आएगा जब लोग ये कहना शुरू करें कि हमारे वर्ग को, हमारी जाति को आरक्षण की जरूरत नहीं है, इसे उन लोगों के संदर्भ में उपलब्ध कराइए जो वाकई मुख्य धारा में नहीं है। इस बदलाव का देश को इंतजार है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। मेरा शेर इस देश की प्रतिभाओं को समर्पित है। आरक्षण की मांग, आरक्षण के होड़ के बीच में देश की प्रतिभा क्या महसूस कर रही है, इस पर भी विचार होना चाहिए। और उसी को समर्पित मेरा एक आज का शेर ये कहता है कि मुझको भी हक है जिंदगानी का, कि मुझको भी हक है जिंदगानी का, मैं भी किरदार हूं कहानी का। ताहिर अजीम ने जो ये शेर लिखा था, ये देश की प्रतिभाओं की आवाज है। इस देश पर हक केवल आरक्षण की मांग करने वालों का नहीं बल्कि जिनमें इस देश को गढ़ने और बनाने का सामर्थ्य है, उनके संदर्भ में भी हुकूमत को विचार करना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।